हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय वंश बत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम टीपीए की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे सेक्शन 19 एंड 21 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। सो जो ये सेक्शन 19 एंड 21 है ये वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट से डील करते हैं। सेक्शन 19 बात करता है वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में एंड वही जो सेक्शन 21 है वो बात करता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बारे में। तो इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की वो इस चैनल के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अलग से प्लेलिस्ट है, इससे पहले की जितनी भी वीडियोस आप वहाँ पे अवेलेबल होंगी वो आप जाके देख सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ पर जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपको किसी लॉ टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो मैं आपके वहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब हम आते हैं इस टॉपिक पर, वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट। ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है हमने सेक्शन 13-14 में भी पहले भी डिस्कस किया है कि अनबोर्न का वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है प्रॉपर्टी में, अनबोर्न का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं आता। या फिर जो सेक्शन 14 है उसमें हम डिस्कस किया था कि कब तक वेस्टेड इंटरेस्ट जो है पोस्टपोन किया जा सकता है। तो वहाँ पर अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई थी कि वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, फिर आप उस वीडियो पे जाएंगे तब आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट हम किसको कहते हैं। तो हम इस टॉपिक पर आते हैं। इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पर ना जाते हुए हम पहले इनको दोनों टॉपिक को इनका ओवरव्यू ले लेंगे, इनको जनरली डिस्कस कर लेते हैं। फिर जब हम इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पर जाएंगे इन सेक्शंस की तब हमको ये काफ़ी अच्छे से समझ आएंगे। तो पहले आते हैं हम वेस्टेड इंटरेस्ट की। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है? So vested interest is a type of interest in which transfer is dependent on the happening of an event that is bound to happen। मतलब कोई प्रॉपर्टी है उसका जो ट्रांसफ़र है वो एक ऐसी कंडीशन पर डिपेंड है विच इज़ बाउंड टू हैपन, मतलब जो कंडीशन होगी ही होगी। तो वहाँ पर जो ट्रांसफरी है जिसको वो प्रॉपर्टी मिलनी है उस ट्रांसफरी का वहाँ पर उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए गिफ्ट टू एक्स on the death of y creates a vested interest of x in the property। मतलब x को कोई प्रॉपर्टी मिलेगी एंड वो प्रॉपर्टी उसको तब मिलेगी जब y की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर x का जो है वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो गया इस प्रॉपर्टी में। क्यों या फिर कैसे वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो गया यहाँ पर x का? क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है क्या कि जो ट्रांसफरी है यहाँ पर x है एंड यहाँ पर ये कंडीशन लगा दी गई कि जब y की डेथ होगी तब x को प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यहाँ पर x को वो जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो कब मिलेगी? y की डेथ पे। वो जो ट्रांसफ़र होगा वो y की डेथ पे होगा एंड y की डेथ इज़ बाउंड टू हैपन, क्योंकि किसी भी इंसान की डेथ होगी ही होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी ना कभी तो होगी। तो यहाँ पर y की जो डेथ है वो ऐसी कंडीशन है विच इज़ बाउंड टू हैपन। तो यहाँ पर x का जो है उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। Vested interest means that a transfer is complete even though possession might not have been delivered। Vested interest का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है even though मतलब पोजेशन अगर ना आया हो, बेशक अभी जो ट्रांसफर ही है यहाँ पर x है इसके पास पोजेशन नहीं आया हो पर यहाँ पर ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल होगी, यहाँ y की डेथ होगी, वैसे की वैसे उसको पोजेशन उस प्रॉपर्टी का मिल जाएगा। The ownership is with the transferee and if he dies he is empowered to transmit the property to his heirs। यहाँ पर जो x है उसका ओनरशिप आ चुका है इस प्रॉपर्टी में एंड उसकी x की डेथ होती है तो उसके बाद उसके लीगल हेयर्स को जो है वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो ये देखा हमने वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है। दूसरा यहाँ पर कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो कि सेक्शन 21 में दिया गया है। तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या है? कंटिंजेंट इंटरेस्ट में जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट नहीं होता एंड वो दो कंडीशन पर डिपेंड होता है। पहला, The happening and fulfillment of which is not certain। कोई ऐसी कंडीशन जिसकी हैपनिंग जो है या फिर फुलफिलमेंट जो है वो सर्टेन नहीं है। ऊपर हमने जो देखा वेस्टेड इंटरेस्ट में कि y की डेथ के बाद मिलेगी, y की डेथ सर्टेन है, पर कंटिंजेंट इंटरेस्ट में कैसी कंडीशन होती है जो कि अनसर्टेन होती है। इसका इलस्ट्रेशन देखिए, अच्छे से समझ आएगा। ए गिफ्ट टू x ऑन बर्थ ऑफ y सन इज ए कंटिंजेंट गिफ्ट। मतलब x को तब गिफ्ट मिलेगा जब y का सन पैदा होगा। तो यहाँ पर y का सन या फिर y का बेटा जो है वो पैदा हो या फिर ना हो, ये चीज़ अनसर्टेन है, ये चीज़ सर्टेन नहीं है। क्योंकि डेथ तो सर्टेन है पर y का जो बेटा है वो पैदा होगा नहीं होगा ये चीज़ बिल्कुल सर्टेन नहीं है। तो यहाँ पर जो x को गिफ्ट मिलना है वो अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड है। तो वहाँ पर जो x का जो वो इंटरेस्ट होगा वहाँ पे कंटिंजेंट इंटरेस्ट होगा
एंड वहीं अगर जो y का जो सन है अगर बोर्न हो जाता है, y का सन पैदा हो जाता है, तो वो जो x का जो इंटरेस्ट है वहाँ पर वो वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, इज डिपेंडेंट ऑन ए कंडीशन प्रेसिडेंट दैट ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन। पहला पॉइंट हमने कंटिंजेंट इंटरेस्ट में बात करी कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज़ नॉट सर्टेन, ठीक है, हैपनिंग ऐसे इवेंट की जो कि सर्टेन नहीं। दूसरा कि जो अनसर्टेन इवेंट है वो नहीं होना चाहिए, तब जो है ट्रांसफ़र होगा, तो वो जो कंडीशन होगी वो भी कंटिंजेंट इंटरेस्ट में आएगी। इसका भी इलस्ट्रेशन देखिए, अच्छे से समझ आएगा। एक्स को एक प्रॉपर्टी मिलेगी या फिर गिफ्ट मिलेगा, कुछ भी लगा लीजिए, एक्स को एक गिफ्ट मिलेगा अगर वाई का जो सन है वो 10 साल के अंदर अंदर पैदा नहीं होता है। ए गिफ्ट टू एक्स इफ वाई सन इज नॉट बोर्न विद इन 10 ईयर्स। क्या बोला मैंने कि x को तब प्रॉपर्टी मिलेगी जब y का सन 10 साल के अंदर अंदर पैदा नहीं होता। जब y का सन 10 साल के अंदर पैदा नहीं होता तब जाके x को प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यहाँ पे जो x का इंटरेस्ट है, यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट है कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। क्यों है ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट? क्योंकि y का सन पैदा हो या फिर ना हो 10 साल के अंदर ये पता ही नहीं है, ये जो चीज़ है ये अनसर्टेन है। तो अगर ये भी कह दिया कि अनसर्टेन इवेंट नहीं होना चाहिए, तब भी वो जो इंटरेस्ट है वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट कहलाएगा। तो हमने इन दोनों सेक्शंस का ओवरव्यू ले लिया। अब हम आते हैं इनकी डायरेक्ट लैंग्वेजेस पर, तब जाके हम और भी इलस्ट्रेशंस देखेंगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट करके हम देखेंगे, इलस्ट्रेशंस देखेंगे, हमको बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर होगा। पहले हम आते हैं सेक्शन 19 की डायरेक्ट लैंग्वेज पर। सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ पर्सन विदाउट स्पेसिफिंग द टाइम व्हेन इज टू टेक प्लेस और इन टर्म्स स्पेसिफाइंग दैट इट इज टू टेक effect forthwith or on the happening of event which must happen. Such interest is vested unless a contrary intention appears from the terms of the transfer. ये कह रहा है कि जहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी और वहाँ पर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, ये बिना बताए कि कब वो इफेक्ट लेगा, व्हेन इट इज़ टू टेक प्लेस, व्हेन इट इज़ टू टेक इफेक्ट, ये नहीं बता रखा। और इन टर्म्स स्पेसिफाइंग, और उसके जो टर्म्स हैं ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जो इफेक्ट लेगा ये लेगा ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट विच मस्ट हैपन। उसके जो ट्रांसफ़र के टर्म्स कह रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इट इज़ टू टेक इफेक्ट फोर्थविथ। फोर्थविथ का मतलब होता है इमीडिएटली। तो या तो जो ट्रांसफ़र है वो इमीडिएटली इफेक्ट लेगा या फिर वो उस इवेंट के होने पर इफेक्ट लेगा जो कि होना ही होना है, विच मस्ट हैपन। सच इंटरेस्ट इज वेस्टेड, तो जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड कहलाएगा। अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र, जब तक सामने वाली जो सिचुएशन है वो अपोजिट नहीं होती, जो ट्रांसफ़र की टर्म्स है वो अपोजिट कुछ बोलती नहीं है। A vested interest is not defeated by death of transferee before he obtain possession. तो यहाँ पर हम वो पीछे वाला इलस्ट्रेशन लेकर आए कि x को प्रॉपर्टी मिलेगी y की डेथ के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, y की डेथ के बाद एक इवेंट, ये कंडीशन है एक तरीके की कि इस कंडीशन के बाद y की डेथ के बाद x को प्रॉपर्टी मिलेगी। यहाँ पर ये नहीं बता रखा कि इस टाइम पर x को प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं, सिर्फ एक इवेंट बता रखा है कि y की डेथ के बाद। तो यहीं पे जो डायरेक्ट में लिख रखा है विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज़ टू टेक इफेक्ट, तो यहाँ पर टाइम नहीं बता रखा। एंड इसके अलावा जो टर्म्स जो हैं वो ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो इफेक्ट लेगा ट्रांसफ़र एक ऐसे इवेंट पर जो होना ही होना है, यहाँ पर वाई की डेथ होनी ही होनी है, ठीक है। तो जो एक्स का यहाँ पे इंटरेस्ट होगा वो वेस्टेड होगा। आगे एक लाइन लिखी हुई है डायरेक्ट में, इसको समझते हैं। ए वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय डेथ ऑफ ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन पोजेशन। मतलब ये कह रहा है कि ट्रांसफरी जो है, किसी ट्रांसफरी, कोई ट्रांसफरी उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है एंड उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली, मतलब उसको पोजेशन नहीं मिला एंड उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई, तो जो इंटरेस्ट है उसका डिफीट नहीं होगा, उसके लीगल एयर्स को, उसके रिप्रेजेंटेटिव को वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। इसका हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए मेक्स ए गिफ्ट टू बी ऑफ 10 लाख टू बी पेड ऑन हिम ऑन दी डेथ ऑफ सी। तो यहाँ पर ए ने बी के नाम 1 लाख रुपए गिफ्ट करे एंड ये कहा कि बी को तब पेमेंट होगी, इस 1 लाख रुपए की तब पेमेंट होगी जब सी की डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पर जो बी है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया, क्योंकि सी की डेथ इज ए सर्टेन इवेंट, ये होनी ही होनी, सी की डेथ होनी ही होनी है। एंड अगर यहाँ पे क्या हो, बी की जो डेथ है वो सी से पहले हो जाती है, मतलब सी की डेथ के बाद बी को 1 लाख रुपए मिलने हैं, पर यहाँ पर क्या हो, बी की डेथ सी से पहले ही हो जाए, तो क्या होगा, तो वहाँ पर उसका इंटरेस्ट वहाँ पर डिफीट नहीं होगा, बी का इंटरेस्ट डिफीट नहीं होगा।
उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके जो लीगल ईयर्स हैं, वो उस 1 लाख रुपए के लिए एंटाइटल हो जाएंगे। एंड जैसे ही सी की डेथ होगी, उसके जो भी लीगल ईयर्स हैं बी के, वो उस 1 लाख रुपए को ले लेंगे। अब इस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बात बोली गई है? एक्सप्लेनेशन में 4 पॉइंट्स बताए गए हैं, 4 केसेस बताए गए हैं जब जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड ही रहेगा। ये जो चारों पॉइंट्स हैं, इनमें ऐसी सिचुएशन बताई गई है कि इन सिचुएशंस के होने पर भी जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में वो वेस्टेड ही रहेगा। ए वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉनदलेस ए वेस्टेड इंटरेस्ट इवन वेयर द ट्रांसफर डीड कंटेन्स ए प्रोविजंस वेयर बाय, मतलब जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो नॉनदलेस वेस्टेड इंटरेस्ट ही रहेगा। नॉनदलेस का मतलब फिर भी वेस्टेड इंटरेस्ट ही रहेगा अगर जो ट्रांसफर है उसकी डीड में ये सब लिखा हुआ है कि 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं। पहला है कि द एंजॉयमेंट देयर ऑफ इज पोस्टपोन्ड, कि जो एंजॉयमेंट है उस प्रॉपर्टी का वो पोस्टपोन्ड होगा। अगर ऐसा लिखा गया है तब भी वो जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट ही रहेगा। इस हर एक पॉइंट का हम इलस्ट्रेशन देखेंगे, अच्छे से समझ आएगा कि एंजॉयमेंट पोस्टपोन्ड होगा। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो है ट्रांसफ़र करता है बी को 1 लाख रुपीज़, एंड वो जो ट्रांसफ़र है उसकी डीड में लिखता है कि वो जो 1 लाख रुपीज़ हैं बी को तब मिलेंगे जब वो 18 साल का हो जाएगा, जब वो 18 साल की एज अटेन कर लेगा। तो यहाँ पर जो बी का इंटरेस्ट है उस 1 लाख रुपीज़ में वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। बेशक वो जो इंटरेस्ट है वहाँ पर पोस्टपोन्ड हो चुका हो, पर वो जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड ही रहेगा। इस ट्रांसफ़र में अगर बी की डेथ जो है वो 18 साल से पहले ही भी हो जाती है, मान लीजिए 18 से पहले हो जाती है, मान लीजिए 10 साल में हो जाती है बी की डेथ, या फिर 12 साल में हो जाती है, तो जो 1 लाख रुपीज़ हैं वो 18 साल के बाद, जब वो 18 साल का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तब वो जो 1 लाख रुपीज़ हैं वो बी के लीगल ईयर्स को चले जाएंगे। क्योंकि वो जो ट्रांसफ़र है उसमें जो वर्ड्स हैं क्या लिखे हुए हैं कि बी को 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे जब वो 18 साल की एज अटेन कर लेगा, जब वो 18 साल का हो जाएगा। तो अगर ट्रांसफ़र की डीड में ये वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है कि टू बी पेड टू हिम अपॉन हिज अटेनिंग द एज ऑफ 18, की जब वो 18 साल का हो जाएगा तब उसको मिलेंगे, जब वो 18 साल की एज अटेन करेगा तब उसको ये प्रॉपर्टी या फिर ये जो है रुपीज़ एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगी। तो अगर ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं तो वहाँ पर वो जो इंटरेस्ट होगा उस पर्सन का वो वेस्टेड कहलाएगा, वो वेस्टेड इंटरेस्ट बनेगा। पर अगर यहीं पर ये लिख रखा होता कि ए ने ट्रांसफ़र करे बी को 1 लाख रुपीज़ एंड उसको तब मिलेंगे अगर वो 18 साल का होगा, इफ़ ही विल अटेन 18 ईयर्स ऑफ एज, या फिर जब वो 18 साल का होगा, व्हेन ही विल अटेन 18 ईयर्स ऑफ एज, तो जो इंटरेस्ट है वहाँ पर कंटिंजेंट हो जाता, वो वेस्टेड नहीं रहता। ठीक है ना, यहाँ वर्ड्स पर ध्यान दीजिए आप। यहाँ मैं आपको वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो वेस्टेड इंटरेस्ट की जो डीड होती है, जब वेस्टेड इंटरेस्ट होता है किसी प्रॉपर्टी में, तो वहाँ पे जो डीड में एक कंडीशन वाले वर्ड्स यूज़ नहीं होते। मतलब ऐसे नहीं लिख सकते कि जब वो 18 साल का होगा या फिर अगर वो 18 साल का होगा। अगर ऐसे वर्ड लिख दिए तो वो जो अनसर्टेन इवेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर वर्ड्स यूज़ कर दिए कि जब वो 18 साल का होगा या फिर अगर वो 18 साल का होगा, तो वो जो कंडीशन है वो अनसर्टेन हो जाएगी वहीं पर, कि क्या पता हो या फिर ना हो वो 18 साल का। पर वहीं वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसमें कैसी लैंग्वेज यूज़ होगी, जब उसकी एज 18 साल हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर वो 18 साल की एज अटेन करता भी है, नहीं भी करता, उसके लीगल ईयर्स, वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो एसेट है, वो उस जो ट्रांसफरी को हुए हैं ट्रांसफ़र, वो ले जाएंगे। ठीक है ना, हमने डिफरेंस समझा है वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट में, इनके वर्ड्स में, डीड में जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच में हमने डिफरेंस समझा है, ताकि आगे जाके हमको, जब हम कंटिंजेंट इंटरेस्ट पे आ रहे हैं, वहाँ पे जाके हमको काफ़ी आसानी हो उसको समझने में। अब एक्सप्लेनेशन का सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट तब भी वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा इफ़ वेयर बाय ए प्रायर इंटरेस्ट इन द सेम प्रॉपर्टी इज़ गिवन टू सम पर्सन। बी पॉइंट इसका कहता है कि जो प्रायर इंटरेस्ट है उसी प्रॉपर्टी का अगर किसी और पर्सन को मिल गया, तब भी वो जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट ही रहेगा। ये बात हमने सेक्शन 13 एंड 14 में भी डिस्कस कर लिया। आपको ये पॉइंट्स सुनते ही समझ आ गया होगा अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं। तो इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं हम कि प्रायर इंटरेस्ट होता है उसी सेम प्रॉपर्टी का, तब भी वो जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड ही रहेगा। इलस्ट्रेशन देखिए, एक्स ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी ए को फॉर लाइफ एंड ए की लाइफ के बाद, मतलब ए की डेथ के बाद, बी को एब्सोल्युटली। एक्स ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी ए को फॉर लाइफ, मतलब ए को फॉर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है ए का, एंड
ए की लाइफ के बाद, मतलब या फिर ये बोल लीजिए कि ए की डेथ के बाद ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी है वो बी को जाएगी। अब यहाँ पे एब्सोल्युटली किसको जानी है प्रॉपर्टी? एब्सोल्युटली जो है बी को ही जानी है वो प्रॉपर्टी। पर यहाँ पर अगर प्रायर इंटरेस्ट भी क्रिएट कर दिया ए के फेवर में, मतलब ए को फॉर लाइफ रहेगी, जब तक ए की डेथ नहीं होती उसी के पास रहना है, उस प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है ए के पास ही रहेगा। तो अगर यहाँ पर प्रायर इंटरेस्ट भी क्रिएट हो गया ए के फेवर में, तब भी जो बी का इंटरेस्ट है वो उस प्रॉपर्टी में वो वेस्टेड ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो ए का जो इंटरेस्ट है वो एक सर्टेन इवेंट पर डिपेंड है कि ए की डेथ के बाद ए की डेथ यहाँ पर सर्टेन है। एक्सप्लेनेशन का थर्ड पॉइंट क्या कहता है? वेस्टेड इंटरेस्ट तब भी वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा वेयर बाय द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज डायरेक्टेड टू एक्यूमुलेट अंटिल द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट अराइव्स। मतलब अगर जो इनकम अराइज हो रही है उस प्रॉपर्टी में से, उसकी एक्यूमुलेशन की डायरेक्शन दे दी गई। हमने एक्यूमुलेशन का जो सेक्शन है हमारा वो सेक्शन 17 है, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाके देखिए कि ये कह दिया कि जो इनकम है उस प्रॉपर्टी की वो कहीं पर यूज़ होगी, कहीं पर एक्यूमुलेट होगी, तब भी वो जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड ही रहेगा। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो है ट्रस्ट करता है अपनी प्रॉपर्टी बी को, एंड ये कहता है कि बी को कि इस प्रॉपर्टी में से जो डेट्स हैं वो पे करने हैं। मतलब ए कहता है बी को कि इस प्रॉपर्टी में से जो भी इनकम निकलेगी उसका यूज़ होगा डेट्स की पेमेंट के लिए, मतलब जो उधार है उसको चुकाने के लिए। एंड जैसे ही डेट की पेमेंट हो जाती है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो सी को चली जाएगी। तो यहाँ पर जो सी का इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया उस प्रॉपर्टी में। बेशक यहाँ पर जो इन्जॉयमेंट है उसका पोस्टपोन्ड हो गया, उसका जो इन्जॉयमेंट है वो इसलिए पोस्टपोन्ड हो गया कि एक्यूमुलेशन होना है उस इनकम का, उस प्रॉपर्टी में जो इनकम है उसका एक्यूमुलेशन होना है पेमेंट्स ऑफ डेट के लिए। एंड डेट्स की पेमेंट होने के बाद उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी सी को, तब भी वो जो इंटरेस्ट है सी का वो वेस्टेड ही कहलाएगा। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन का क्या कहता है कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट फिर भी वेस्टेड इंटरेस्ट ही रहेगा वेयर बाय ऑन द हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट द इंटरेस्ट पास टू अनदर पर्सन, कि एक पर्टिकुलर इवेंट के हैपन होने पर वो जो इंटरेस्ट है वो दूसरे पर्सन को पास हो रहा है, दूसरे पर्सन को जो प्रॉपर्टी है वो जा रही है, तब भी वो जो इंटरेस्ट है वहाँ पर वेस्टेड ही रहेगा। इसका जो हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, एक्स जो है ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी ए बी और सी को इन इक्वल शेयर्स, एंड ये क्या देता है कि एक्स ये कह देता है कि ए बी और सी को वो जो प्रॉपर्टी है वो तब मिलेगी जब वो 18 साल के हो जाएंगे। मतलब सबका हिस्सा जो एक्स है वो 33.33% उस प्रॉपर्टी में रख देता है ए बी और सी का। एंड ये कहता है कि वो जो प्रॉपर्टी है उनको ये तब मिलेगी जब वो 18 साल के हो जाएंगे। एंड वहाँ पर एक कंडीशन लगा देता है जो एक्स है, क्या कहता है कि अगर तीनों के तीनों अगर 18 साल से पहले डेथ हो जाए, ए बी और सी की 18 साल एज अटेन करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाए, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो डी को चली जाएगी। तो तब भी यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ए बी और सी का वो वेस्टेड ही रहेगा, चाहे वो जो इंटरेस्ट है वो डाइवर्स्ट हो जाए एक पर्टिकुलर इवेंट के होने पर, तब भी वो जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 19 हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन 21 पर, जो कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट हमने पहले भी डिस्कस करा कि ये डिपेंडेंट होता है एक अनसर्टेन इवेंट के होने पर या फिर उस चीज़ पर कि अनसर्टेन इवेंट नहीं होना चाहिए। इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं, ये अच्छे से समझ आएगा। इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कहती है? वेयर एन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंटरेस्ट देयर इन दिस क्रिएटेड इन फेवर ऑफ पर्सन टू टेक इफेक्ट ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। मतलब जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है एक पर्सन के फेवर में, जो इफेक्ट लेगा एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट के होने पर, या फिर तब इफेक्ट लेगा जब वो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट नहीं होगा, तो वहाँ पर उस पर्सन का उस प्रॉपर्टी में कंटिंजेंट इंटरेस्ट आ जाएगा। वो जो इंटरेस्ट है, सच इंटरेस्ट बिकम ए वेस्टेड इन द फॉर्मर केस ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड लेटर व्हेन द हैपनिंग ऑफ इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। वो जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड बन जाएगा पहले केस में जब वो इवेंट हैपन होगा, एंड दूसरे केस में जब वो हैपनिंग है उस इवेंट की वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो इसमें 2 पॉइंट हमने देखे, इसका जो एक्सेप्शन है वो बाद में डिस्कस करते हैं। इसमें 2 पॉइंट देखे कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक पर्सन कंटिंजेंट इंटरेस्ट एक्वायर करता है प्रॉपर्टी में जब कंडीशन ये है कि फर्स्ट जो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट है वो होना चाहिए। मतलब एक्स को प्रॉपर्टी मिलेगी जब वाई का सन पैदा होता है, मतलब वाई के सन
का जब बर्थ होता है तब एक्स को प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये जो इंटरेस्ट है एक्स का यहाँ पर कंटिंजेंट है, क्योंकि ये जो इवेंट है वाई के सन के का बर्थ होना ये अनसर्टेन इवेंट है। दूसरा इसी पॉइंट का इलस्ट्रेशन कि ए जो है बी को गिफ्ट करता है प्रॉपर्टी एंड यहाँ पर प्रोविज़न डाल देता है, मतलब ये कहता है कि अगर एक्स जो है 25 साल तक सरवाइव करता है तो, मतलब ए जो है बी को गिफ्ट देगा एक प्रॉपर्टी अगर एक्स जो है 25 साल तक जीवित रहता है तो यहाँ पर बी का जो इंटरेस्ट है यहाँ पर भी उस प्रॉपर्टी में वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, क्योंकि एक्स जो है 25 साल तक सरवाइव करेगा या फिर नहीं करेगा ये चीज़ अनसर्टेन है। जो एक्स है वो 2 साल भी सरवाइव, ये चीज़ यहाँ पर अनिश्चित है कि एक्स जो है 25 साल तक सरवाइव करेगा या फिर नहीं करेगा, तो यहाँ पर जो बी का इंटरेस्ट है वो कंटिंजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट तो हमने देखा कि अनसर्टेन इवेंट के अगर होने पर प्रॉपर्टी मिल रही है तो वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट कहलाएगा। दूसरा यहाँ पर अगर स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट के ना होने पर प्रॉपर्टी मिल रही है तब भी वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट ही कहलाएगा। मतलब इलस्ट्रेशन देखिए, एक्स को प्रॉपर्टी मिलेगी अगर वाई का सन 10 साल के अंदर पैदा नहीं होता, तो यहाँ पे भी जो एक्स का इंटरेस्ट जो है वो कंटिंजेंट है। यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन में वाई का सन बोर्न होगा या फिर नहीं होगा ये चीज़ अनसर्टेन है एंड एक्स को यहाँ पर उस अनसर्टेन इवेंट के ना होने पर प्रॉपर्टी मिल रही है। मतलब वाई का जो सन है अगर वो 10 साल के अंदर पैदा नहीं होता तब उसको प्रॉपर्टी मिल रही है, तो यहाँ पर जो एक्स का जो इंटरेस्ट होगा वो कंटिंजेंट होगा। दूसरा इलस्ट्रेशन इसी पॉइंट से रिलेटेड, ए जो है बी को गिफ्ट करेगा एक प्रॉपर्टी अगर एक्स जो है वो 25 साल तक सरवाइव नहीं करता, मतलब बी को प्रॉपर्टी मिलेगी, ए जो है बी को प्रॉपर्टी देगा अगर एक्स की डेथ 25 साल से पहले पहले हो जाती है। तो ये भी जो चीज़ है वो अनसर्टेन इवेंट के नॉन हैपनिंग पे डिपेंड है, तो यहाँ पर जो बी का इंटरेस्ट है यहाँ पर भी कंटिंजेंट इंटरेस्ट कहलाएगा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ और इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं हम इसमें, एक्स जो है वाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा अगर ए बी और सी तीनों की जो डेथ है वो 18 से नीचे हो जाती है। मतलब ए बी और सी की जो डेथ है वो 18 साल से अगर पहले हो जाती है तो वाई को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो वाई का जो इंटरेस्ट है वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलने की कंडीशन क्या है कि तीनों की डेथ ए बी और सी की 18 से नीचे होनी चाहिए, जो कि एक अनसर्टेन इवेंट है। सेकेंड इलस्ट्रेशन इसमें क्या कहता है, इसकी जो है वर्ड्स पर आप ध्यान दीजिएगा। एक ये कहता है कि 10 लाख रुपये ट्रांसफ़र होंगे एक्स को अगर वो 18 साल की एज अटेन करता है या फिर जब वो 18 साल की एज अटेन करेगा। इफ़ ही अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स और व्हेन ही शैल अटेन द एज ऑफ 18। तो यहाँ पर जो एक्स का जो इंटरेस्ट है यहाँ पर वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा यहाँ पर कंटिंजेंट इंटरेस्ट? बिकॉज यहाँ पर जो वर्ड्स हैं क्या लिख रखे हैं, इफ़ अगर करता है वो 18 साल की एज अटेन, या फिर जब करता है वो व्हेन ही शैल अटेन दी, जब वो 18 साल की एज अटेन करता है। तो यहाँ पर जो ये वर्ड्स यूज़ करे गए हैं वो इस इंटरेस्ट को कंटिंजेंट बना रहे हैं। वहीं जो सेक्शन 19 में है वो क्या वर्ड्स यूज़ किए गए थे, वहाँ लिखा था कि अपॉन हिज अटेनिंग द एज ऑफ 18, मतलब उसका मतलब हो जाता है कि जब उसकी एज 18 साल हो जाएगी। पर अगर यहीं पर इफ़ और व्हेन डाल दिया गया तो जो वहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो कंटिंजेंट हो जाएगा। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं हम इसमें, लास्ट इलस्ट्रेशन जो है कि एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी ए को अगर वो बी को 5 लाख रुपए देता है। ए जो है अगर बी को 5 लाख रुपए देता है तब उसको वो एस्टेट है वो जो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ए का जो इंटरेस्ट है वो कंटिंजेंट है। जब तक वो 5 लाख रुपए बी को नहीं देता वो जो इंटरेस्ट है वो कंटिंजेंट रहेगा। जैसे ही वो 5 लाख रुपए बी को दे देगा वैसे ही वो जो इंटरेस्ट है उसका वो वेस्टेड बन जाएगा। अगर कंटिंजेंट इंटरेस्ट है एंड वहाँ पर मतलब जो कंडीशन है अनसर्टेन इवेंट पे होगी, तो जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है वैसे ही वो जो इंटरेस्ट है वहाँ पर वो वेस्टेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे इलस्ट्रेशन हुए। यहाँ पर इसका सेक्शन 21 की एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन क्या कहती है, 2 पॉइंट के बारे में डिस्कस करती है, देखते हैं। सो इसकी जो एक्सेप्शन है सेक्शन 21 की, ये इस 2 पॉइंट्स के बारे में बात करती है। इसमें 2 पॉइंट ऐसे दिए गए हैं जब जो इंटरेस्ट होगा, जिसमें जब जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड होगा ना कि कंटिंजेंट। मतलब इसमें 2 ऐसी सिचुएशन के बारे में बात की गई है कि जब जो इंटरेस्ट कंटिंजेंट ना होके वेस्टेड ही रहेगा। इसकी एक डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं हम क्या कह रही है। ये कह रहा है कि वेयर अंडर ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ए पर्सन बिकम्स एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट देयरिन अपॉन अटेनिंग ए पर्टिकुलर एज।
मतलब जहां पर ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी एंड एक पर्सन एक इंटरेस्ट के लिए एंटाइटल होगा एक पर्टिकुलर एज के पहुंचने पर, एक पर्टिकुलर एज जब उसकी होगी उस पर्सन की, तब वो उस इंटरेस्ट के लिए एंटाइटल हो जाएगा। इंटरेस्ट का मतलब कुछ मनी हो सकती है, कुछ लैंड हो सकती है, कुछ हाउस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर एज जब उसकी होगी उस पर्सन की, तब वो क्या है उस इंटरेस्ट के लिए एंटाइटल होगा। आगे क्या लिखा है, एंड द ट्रांसफरर आल्सो गिव्स हिम एब्सोल्युटली द इनकम टू अराइज फ्रॉम सच इंटरेस्ट बिफोर ही रीचेस दैट एज। एंड वहां पर जो ट्रांसफरर क्या करे, एब्सोल्युटली उस इंटरेस्ट में से जो इनकम निकलती है वो उस पर्सन को देने लग जाए। उस पर्टिकुलर एज के पहुंचने से पहले ही, उस पर्टिकुलर एज अभी इसकी हुई नहीं है उस पर्सन की जिसको वो इंटरेस्ट मिलना है, उस पर्टिकुलर एज के पहुंचने से पहले ही जो उस इंटरेस्ट में से जो इनकम निकल रही है वो उसको ट्रांसफरर जो है उसको देने लग जाए। या फिर ट्रांसफरर ये डायरेक्ट कर दे कि जो इस इंटरेस्ट में से जो इनकम निकलेगी वो उस पर्सन के बेनिफिट के लिए यूज होगी। तो जो इंटरेस्ट होगा वो कंटिंजेंट नहीं होगा, वो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है, यहाँ पर अच्छे से समझ आएगा। इसको इलस्ट्रेशन के साथ हम डिस्कस करते हैं। ये कह रही है कि जो एक्सेप्शन है इस सेक्शन में वो ये ले डाउन करती है, वो ये कहती है कि जो इंटरेस्ट है वो कैन नॉट बी सेड टू बी कंटिंजेंट मेयरली फ्रॉम द फैक्ट, उसको कंटिंजेंट नहीं कह सकते सिर्फ इस फैक्ट से कि जो पर्सन है वो एंटाइटल होगा उस इंटरेस्ट को लेने के लिए जब उसकी एक पर्टिकुलर एज आएगी, एंड उसी टाइम पर क्या हो रहा हो, जो फर्स्ट जो इनकम अराइज हो रही हो उस इंटरेस्ट में से वो एब्सोल्युटली उसको दी जा रही हो जब तक उसकी वो एज नहीं आती। इसका हम इलस्ट्रेशन देखते हैं फर्स्ट पॉइंट का। मान लीजिए ए जो है ट्रांसफर करता है बी को एक हाउस, ठीक है, एंड कब वो ट्रांसफर होगा वो हाउस, जब वो बी जो है जब वो 18 साल का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बी को एक पर्टिकुलर एज 18 साल का जब वो होगा तब उसको वो बी को वो हाउस मिलेगा। एंड यहाँ पर आगे ए क्या करे, एक चीज लिख दे, वहां पर एक चीज डायरेक्ट कर दे। क्या कह दे वो, ए जो है ये कह दे कि जो उस इंटरेस्ट में से, उस हाउस में से जो भी इनकम अराइज होगी, उस इंटरेस्ट में जो भी इनकम अराइज होगी वो बी को मिलेगी जब तक वो 18 साल का नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा बी का उस हाउस में वो वेस्टेड होगा, ना कि कंटिंजेंट कहलाएगा। वहीं जो सेकंड पॉइंट है उसमें सिर्फ ये डिफरेंस है, इसमें बोल दिया गया द इनकम और सो मच देयर ऑफ मे बी नेसेसरी इज डायरेक्टेड टू बी अप्लाइड फॉर हिज बेनिफिट। सेकंड में बोल दिया गया जो क्या कि जो इनकम है उस इंटरेस्ट में से जो भी वो निकलेगी वो अप्लाई होगी उसके बेनिफिट के लिए, ठीक है। मान लीजिए ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया एक हाउस, एंड ये डायरेक्ट कर दिया कि 18 साल की एज अटेन करने पर उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। एंड यहाँ पर ए ने डायरेक्ट कर दिया कि बी के बेनिफिट के लिए जब तक वो 18 का नहीं होता उसके बेनिफिट के लिए वो जो इनकम अराइज होगी उस इंटरेस्ट में से, उस हाउस में से, वो अप्लाई होगी उसके बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर भी जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड होगा। तो ये 2 पॉइंट देखे हमने, एक्सेप्शन हुआ हमारा। कुछ हम केस लॉज भी 1-2 डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप केस लॉज नहीं डिस्कस करते। देखिए टीपीए में बहुत कम ही ऐसे सेक्शन है जिसमें केस लॉज, अभी तक जितने भी मैंने बताए हैं कम ही है ऐसे सेक्शंस, केस लॉज नहीं आए हैं। कंसेप्ट जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में जो टीपी है, पर फिर भी आप अगर आपने कमेंट किए हैं पिछली वीडियोस पर तो मैं केस लॉज बता देता हूं, जिससे आपको एग्जाम में मटेरियल मिल जाएगा आपको लिखने के लिए। केस लॉज के बाद फिर हम डिफरेंस भी 2 मिनट देख ही लेंगे इन दोनों में, फिर हमारी बिल्कुल कंटिंजेंट इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस है इसमें उषा सबराव वर्सेस बीएन विश्वेश्वराय। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, इस केस में क्या बोला गया था कि जो इंटरेस्ट है उसको वेस्टेड कब बोलेंगे, जहां पर इमीडिएट राइट दिया जाएगा प्रेजेंट एंजॉयमेंट का, या फिर प्रेजेंट राइट दिया जाएगा फ्यूचर एंजॉयमेंट का। मतलब किसी पर्सन को ए ने बी को इमीडिएट राइट दे दिया अभी एक हाउस का, एक प्रॉपर्टी का, एंड प्रेजेंट एंजॉयमेंट दे दिया, ठीक है, तब भी वेस्टेड इंटरेस्ट बोल दिया जाएगा। या फिर प्रेजेंट राइट दे दिया फ्यूचर एंजॉयमेंट का, मतलब ए ने बी को ये कह दिया जब आप 18 साल की एज अटेन करोगे तब मिलेगा। अब प्रेजेंट राइट आ गया उसका, ठीक है, पर एंजॉयमेंट जो है वो 18 साल का जब होगा तब उसको मिलेगा, तो फ्यूचर एंजॉयमेंट मिल गया, तब भी वो जो इंटरेस्ट होगा वो वेस्टेड होगा। एंड इसी केस में बोला गया था कि जो इंटरेस्ट है उसको कंटिंजेंट कब बोलेंगे, इसमें बोला गया था कि इंटरेस्ट है उसको कंटिंजेंट तब बोलेंगे अगर जो राइट है एंजॉयमेंट का वो डिपेंडेंट हो किसी इवेंट या फिर कंडीशन पर जो कि हो या फिर ना हो, विच मे और विच मे नॉट हैपन।
ठीक है ना, मतलब कोई ऐसी चीज है जो हो भी सकती है विच में और विच में नॉट है, या फिर नो नहीं भी हो सकती। तो ऐसी अगर कंडीशन या फिर इवेंट पे डिपेंड है किसी पर्सन का इंटरेस्ट, तो वहां पर जो इंटरेस्ट कहलाया जाएगा वो कंटिंजेंट उसको बोलेंगे। एंड ऑन दी हैपनिंग ऑफ इवेंट और कंडीशन ए कंटिंजेंट इंटरेस्ट बिकम ए वेस्टेड इंटरेस्ट। इसमें आगे बोला गया कि अगर वो हैपन हो जाती है, वो जो कंडीशन है, जो कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, अब वो हो जाती है तो जो इंटरेस्ट बनेगा वो वेस्टेड वहां पर कहलाया जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट केस है हमारा राजेश कांता रॉय वर्सेस शांति देवी। ये जो है इंपॉर्टेंट केस है, इस केस के फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। तो इस केस में एक ट्रस्ट क्रिएट करा था एक पर्सन ने जिसका नाम है एक्स, जिसका एक्चुअल नेम है रामानी कांता रॉय, जिसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। तो एक्स ने यहाँ पर एक ट्रस्ट क्रिएट करा था ताकि जो पेमेंट हो सके डेट्स का, या एंड जो सरप्लस मनी निकलेगी उस ट्रस्ट में से, वो उस खुद के बेनिफिट के लिए यूज हो सके, एक्स के बेनिफिट के लिए यूज हो सके, एंड जो एक्स के जो 2 बेटे हैं उनके लिए यूज हो सके। ठीक है ना, एक्स ने ट्रस्ट कर दी किसी को प्रॉपर्टी, जो ट्रस्ट करके जो ट्रस्टी है वो किसी तरह वो यूज कर रहा है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब किराए पे चढ़ा रहा है या फिर वहां खेती बाड़ी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मान लीजिए उस प्रॉपर्टी में से इनकम अराइज हो रही है। अब एक्स ने क्या कहा यहाँ पर, जो इनकम अराइज होगी उसका यूज जो होगा वो पेमेंट्स ऑफ डेट के लिए होगा, मतलब जो उधार ले रखे हैं एक्स ने उनके लिए होगा। साथ के साथ जो उसके 2 बेटे हैं और उनके जो अलग जो मनी बच जाएगी, जो सरप्लस मनी बच जाएगी, वो बाकी मनी वो एक्स और उसके जो दोनों बेटे हैं वो यूज करेंगे। अब जो ये ट्रस्ट है ये खत्म कब होनी थी, जब टोटल पेमेंट्स ऑफ डेट हो जाए, मतलब जब पूरा उधार चुक जाए, वो पूरा उधार जो है डेट्स जो है वो खत्म हो जाए। एंड साथ के साथ दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो सेटलर है, मतलब जो एक्स है रमानी कांता रॉय, जब उसकी डेथ हो जाती तब जाके वो जो ट्रस्ट है वो एंड होना था, एंड वो जो प्रॉपर्टी है वो उन दोनों बेटों को वहां पर मिल जानी थी। उन दोनों बेटों को वो जो प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्युटली मिलनी थी, एंड उसके अगर उनके बेटे सर्वाइव नहीं करते तो उनके लीगल है उसको जो भी केस होता है वहां पर। अब यहाँ पर क्या होता है, रमानी कांता रॉय की यहाँ पर डेथ हो जाती है, जो एक्स है यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि ये जो इंटरेस्ट है उन दोनों बेटों का, ये वेस्टेड इंटरेस्ट होगा या फिर कंटिंजेंट इंटरेस्ट होगा। यहाँ पर कोर्ट में ये केस जाता है एंड वहां पर ये इशू होता है कि इस इंटरेस्ट का नेचर क्या है, क्या ये वेस्टेड इंटरेस्ट है या फिर कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। हमने ये देखा कि जो ट्रस्ट एंड होना था, ट्रस्ट वाज टू कम टू एन एंड ऑन हैपनिंग ऑफ 2 इवेंट, 2 इवेंट के होने पर, जब सारे डेट्स जो है डिस्चार्ज हो जाते, दूसरा जब जो सेटलर की डेथ हो जाती। ठीक है, अब दोनों कंडीशन पर होना था। अब इन दोनों कंडीशंस में से सर्टेन कंडीशन कौन सी है, स्पेसिफाइड चीज कौन सी है, डेथ, मतलब डेथ तो होनी है, जो एक्स की डेथ स्पेसिफाइड थी। ठीक है, अब जो दूसरी कंडीशन थी वो सर्टेन नहीं थी। पहली एक जो डेथ थी सेटलर की, ये तो सर्टेन इवेंट पर डिपेंड थी, कंडीशन थी कि डेथ होनी चाहिए सेटलर की, एक्स की, वो तो बिल्कुल स्पेसिफाइड चीज थी। दूसरी जो कंडीशन थी यहाँ पर कि डिस्चार्ज होना चाहिए सब डेट्स का, वो सर्टेन इवेंट नहीं बोल सकते हम। तो यहाँ पर कोर्ट क्या हेल्ड करती है, कोर्ट कहती है कि जो इंटरेस्ट है वहां पर उन सन्स का वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। कोर्ट ने कहा कि जो सन है उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा या फिर कंटिंजेंट होगा, इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड होगा जो सेटलर है, जो उसने वो ट्रस्ट बनाई है एक्स जो है, उसकी इंटेंशन पे डिपेंड होगा। एंड ये चीज जो इंटेंशन है वो जो ट्रस्ट है उसकी डीड से हम पता कर सकते हैं। वहां पर जो लैंग्वेज थी उस ट्रस्ट की, उसमें जो सेटलर है ज्यादा इंफेसिस उसने रीपेमेंट ऑफ डेट पे ना देकर अपने सन्स और अपने सन्स के लीगल एयर्स के बेनिफिट पर ज्यादा इंफेसिस दिया था। तो वहां पर लैंग्वेज से, उस ट्रस्ट की लैंग्वेज से वहां पर कोर्ट ने डिसाइड किया कि एम्फेसिस ज्यादा है कि उनके जो बेटे या फिर उनके जो लीगल एयर्स हैं उनको प्रॉपर्टी जानी चाहिए, एंड ज्यादा एम्फेसिस इस बात पर नहीं दिया गया था कि रीपेमेंट होना चाहिए डेट्स का। तो वहां पर उन दोनों सन्स का वहां पर वेस्टेड इंटरेस्ट मान लिया गया। तो ये हमारे दोनों केसेस हुए। अब हम आते हैं डिफरेंस, इन दोनों के जो बीच में डिस्टिंक्शन है या फिर डिफरेंस है वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट पे, उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें डिस्टिंक्शन क्या है कि जो इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है उसमें जो ओनर का टाइटल होता है वो परफेक्ट होता है। द ओनर टाइटल इज ऑलरेडी परफेक्ट इन वेस्टेड इंटरेस्ट। वहीं पर जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट होता है वहां पर जो टाइटल होता है वो इम्परफेक्ट होता है, पर वो कैपेबल होता है कि वो परफेक्ट बन सकता है जब वो कंडीशंस जो बताई गई हैं वहां पर वो फुलफिलमेंट
जब उन कंडीशंस का हो जाता है तब वो जो टाइटल है उस पर्सन का वो परफेक्ट बन जाता है। दूसरा यहाँ पर जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो डिपेंड होता है एक ऐसी कंडीशन पर जो होनी ही होनी है, मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन दैट कंडीशन विच मस्ट हैपन। वहीं पर जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट होता है वो एक ऐसी कंडीशन पर डिपेंड होता है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, विच मे और विच मे नॉट हैपन। थर्ड यहाँ पर क्या है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है उसमें एक प्रेजेंट राइट होता है उस पर्सन का, मतलब जो ट्रांसफरी होता है उसका वहां पर प्रेजेंट राइट होता है उस प्रॉपर्टी में। एंड वो जो राइट है वो ट्रांसफरी की डेथ होने पर डिफीट नहीं होता। अगर ट्रांसफरी ने पोजीशन नहीं लिया है उस प्रॉपर्टी का तो वो जो राइट है वो डिफीट नहीं होगा। ये हमने डिस्कस भी किया है पहले कि उसके लीगल एयर्स, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को जो प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी अगर ट्रांसफरी की डेथ होती है इन द केस ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। पर वहीं पर कंटिंजेंट इंटरेस्ट में क्या होता है, कोई प्रेजेंट राइट नहीं होता, वो डिपेंड होता है कंडीशन पर एंड वहां पर वो डिफीट हो सकता है अगर ट्रांसफरी की डेथ होती है तो ट्रांसफरी के पोजीशन लेने से पहले। तो ये हमारे तीनों पॉइंट, तीनों डिस्टिंक्शन हमारे कवर हुए, डिफरेंस कवर हुए। ये हमारा टॉपिक भी यहाँ पर खत्म होता है वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट का, सेक्शन 19 एंड 21 का। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को, लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को, और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कुछ डाउट्स रह गए हो आपके, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। जो इंस्टाग्राम का जो मेरा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और टीपीए की वीडियोस मैं कोशिश करूंगा कि आगे कंटिन्यू रखूं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।